गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विपिन सर जीएस डिस्कवरी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इस घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बंगाल विभाजन और उसके विरोध में प्रारंभ हुई स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की पृष्ठभूमि और उसके स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। आज जिन मुद्दों के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उन मुद्दों में प्रमुखता भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन एवं उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। क्योंकि बंगाल विभाजन की जो घटना है वह लॉर्ड कर्जन से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए लॉर्ड कर्जन के प्रमुख कार्यों को भी देखना यहाँ पर अति आवश्यक है। इसके अलावा हम बंगाल विभाजन को आगे बढ़ाएंगे। इसके विरोध में प्रारंभ हुई स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की पृष्ठभूमि और उसके क्षेत्रीय विस्तार को समझा जाएगा। इसी समय ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कांग्रेस का सूरत विभाजन होगा जिसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाएगा। अर्थात बंगाल विभाजन का कांग्रेस की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको देखा जाएगा। 1909 ईस्वी पार्लियामेंटी सुधार अधिनियम पारित हुआ जिसके तहत भारत में सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव की बात की गई। तो उसको देखेंगे किस प्रकार फूट रहलो राज करो की नीति को यहाँ पर अपनाया गया। वर्ष 1911 ईस्वी भारत ब्रिटेन के महाराज ब्रिटेन के सम्राट भारत आगमन होता है। तो ब्रिटेन के सम्राट या ब्रिटिश ताज का भारत आगमन के दौरान दिल्ली दरबार लगेगा और दिल्ली दरबार से ब्रिटिश ताज घोषणा करेंगे बंगाल विभाजन को रद्द घोषित करने की और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की। तो ये प्रमुख मुद्दे होंगे जो आज चर्चा का केंद्र बनेंगे और परीक्षाओं के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए लॉर्ड कर्जन के प्रमुख कार्यों के साथ आरंभ करते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक भारत के वायसराय के पद पर नियुक्त हुए। इस दौरान इनके द्वारा कुछ प्रमुख सुधारात्मक कार्य किए गए। क्योंकि लॉर्ड कर्जन को इतिहास में भूलों एवं आयोगों के टाइम पीरियड का काल कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है लॉर्ड कर्जन के शासन काल को भूलों एवं आयोगों का काल कहा जाता है या फिर आयोगों के गठन का काल कहा गया। क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने इस समय बहुत सारी भूल की है, बहुत सारी इसके द्वारा गलतियां की गई हैं, जबकि इसी दौरान इसके द्वारा बहुत सारे आयोग एवं अधिनियम पारित किए गए। तो दोनों ही दृष्टियों में इसका काल अति महत्वपूर्ण है। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब तक कह देते हैं। उनका मानना था कि जिस प्रकार मुगल काल में औरंगजेब अपने कार्यों के लिए बदनाम रहा है, उसी प्रकार आधुनिक भारत में लॉर्ड कर्जन अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बदनाम रहा है। इसीलिए इसे गोखले के द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। चलिए इसके कार्यों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। 1899 ईस्वी भारतीय टंकण और पत्र मुद्रण अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश स्वर्ण मुद्रा पाउंड को भारत में कानूनी मुद्रा घोषित किया गया और इसके पश्चात इसमें भारत का प्रचलन प्रारंभ हुआ। वर्ष 1902 ईस्वी सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग गठित हुआ। रॉबर्टसन कमीशन के सुझाव पर भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन हुआ, जबकि भारत में रेल का प्रथम विकास लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में होता है, जबकि सर्वाधिक रेल का विकास हमें लॉर्ड कर्जन के समय देखने को मिलता है। और भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है, जो कि रॉबर्टसन कमीशन के सुझाव पर गठित हुआ। वर्ष 1902 ईस्वी रेलवे कमीशन के सुझाव पर विश्वविद्यालय आयोग 1902 बना और वर्ष 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम बना। ये दोनों अधिनियम एवं आयोग रेलवे कमीशन के सुझाव पर बने। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग और 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम, दोनों ही यह आयोग किसके सुझाव पर बने? रेलवे कमीशन टॉमस रेले की अध्यक्षता में। सहकारी समिति अधिनियम 1904 पारित हुआ जिसके तहत भारत में सहकारी समितियों का गठन हुआ। इस लॉर्ड कर्जन के शासन काल में केंद्रीय गुप्तचर विभाग का गठन हुआ। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया। एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में इस समय अकाल आयोग का गठन हुआ। वहीं प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी पारित हुआ जिसके तहत भारत की प्राचीन जो स्मारक हैं उनको संरक्षित किया जाएगा और इसी दौरान भारतीय पुरातत्व विभाग का विधिवत रूप से गठन भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आप परीक्षाओं के लिहाज से ध्यान रख सकते हैं। आपको दोबारा
गवर्नर जनरल या वायसराय में लॉर्ड कर्जन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसे यहीं पर ही नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब बंगाल विभाजन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है या इसका सबसे विवादास्पद कार्य माना जाता है। आइए बंगाल विभाजन को प्रारंभ करते हैं। जिस बंगाल को लॉर्ड कर्जन विभाजित करना चाहता है, उस बंगाल के स्वरूप में वर्तमान का असम सम्मिलित था, बिहार सम्मिलित था, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम आदि के सम्मिलित भूखंड को उस समय असम कहा जाता था, उस समय बंगाल कहा जाता था। तो असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड आदि के सम्मिलित भूखंड को बंगाल कहा जाता था। इस बंगाल को लॉर्ड कर्जन विभाजित करने की योजना बना रहा है। जब लॉर्ड कर्जन से पूछा गया है कि क्यों बंगाल को विभाजित करना चाहते हो, लॉर्ड कर्जन ने कारण बताया है प्रशासनिक सुविधा। लॉर्ड कर्जन ने कारण बताया है प्रशासनिक सुविधा। कहने का तात्पर्य था, लॉर्ड कर्जन का कहने का तात्पर्य था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और इतने बड़े प्रांत को देखना या यहाँ पर शासन करना कठिन हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस बंगाल को दो प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाए ताकि हम यहाँ पर एक बेहतर शासन प्रशासन की नींव स्थापित कर सके। जबकि अगर अगर हम इसके वास्तविक उद्देश्य की बात करें, इसके दिमाग के जो वास्तविक षड्यंत्र है, अगर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो ये प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन नहीं करना चाह रहा, अपितु यह बंगाल में जो उत्पन्न राष्ट्रवाद है उसको दुर्बल करना चाहता है। सर, राष्ट्रवाद क्या हुआ? राष्ट्रवाद से यहाँ तात्पर्य है, जब आप राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर कोई कार्य करते हो उसे आप राष्ट्रवाद कह सकते हो। बंगाल में इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिल रही है। बंगाल पूर्व से ही एक समृद्धशाली क्षेत्र रहा है। इस समय सबसे विकसित क्षेत्र बंगाल रहा है। हर व्यक्ति इस समय बंगाल से जुड़ा हुआ है। भारत के जितने भी महान क्रांतिकारी हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं, शिक्षित वर्ग हुए हैं, धर्म सुधारक व्यक्ति हुए हैं, उन सभी का लगभग कहीं न कहीं संबंध बंगाल से रहा है। 1857 की क्रांति जैसे विद्रोह बंगाल से आरंभ होते हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल से होती है। राष्ट्रीय चेतना का विकास बंगाल से हो रहा है। राष्ट्रवाद की भावना बंगाल से ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल रही है। तो इस राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना चाहता है लॉर्ड कर्जन। इसके लिए बंगाल का विभाजन जरूरी है। बंगाल विभाजित होगा तो जो लोगों की राष्ट्रीय प्रति जो एकता है वो विभाजित हो जाएगी। जैसे लोगों की एकता टूटेगी, हम इनको आपस में लड़ाएंगे, फूट डालेंगे, राज करेंगे। इस प्रकार का षड्यंत्र पनप रहा है लॉर्ड कर्जन के दिमाग में। आइए कहानी को आगे बढ़ाते। तो राष्ट्रवाद को खत्म करना ही वास्तविक उद्देश्य था लॉर्ड कर्जन का। आइए अब समझते हैं बंगाल विभाजन की रूपरेखा को। सबसे पहले वर्ष 1903 ईस्वी को बाजार में इस प्रकार की खबरें दस्तक देने लगी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले इस प्रकार की खबरें बाजार में कब फैलने लगी कि लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करने वाला है? आप आंसर करेंगे 1903 ईस्वी। 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन एक आदेश पत्र, एक निर्णय लेता है बंगाल विभाजन के संबंध में घोषणा जारी करने का। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा के संबंध में एक निर्णय लेता है और अंततः 20 जुलाई 1905 ईस्वी को इसे घोषणा पत्र के रूप में जारी कर देता है। पुनः सुन लेना, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन एक निर्णय लेता है बंगाल विभाजन की घोषणा के संबंध में और 20 जुलाई 1905 ईस्वी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को इस निर्णय को एक घोषणा पत्र के रूप में जारी कर देता है, जिसे हम बंगाल विभाजन की घोषणा कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों तिथियां सम्मिलित करी हुई है। आपको ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को डील करना है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? 19 या 20 जुलाई 1905 ईस्वी। जैसे ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा करी, भारतीयों के द्वारा कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में बुद्धिजीवियों ने निर्णय लिया है बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन प्रारंभ करने का, जिसे हम स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कहते हैं।
स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। कहां से? कलकत्ता से। बहिष्कार का मतलब, जो बहिष्कार का आंदोलन था, ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सबसे पहले सुझाव किस व्यक्ति ने दिया? ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सबसे पहले सुझाव किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? व्यक्ति का नाम था कृष्ण कुमार मित्र, और इनसे एक संबंधित पत्रिका है जिसका नाम है संजीवनी। तो संजीवनी एक बांग्ला भाषा की पत्रिका है जिसके संपादक कृष्ण कुमार मित्र हैं। इन्होंने सबसे पहले अपने बांग्ला भाषा की पत्रिका संजीवनी में एक आर्टिकल लिखा जिसमें इन्होंने लोगों को सुझाव दिया कि हमें ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सबसे पहले सुझाव किस व्यक्ति के द्वारा रखा गया? आप आंसर करेंगे कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। आइए, कहानी आगे बढ़ती रही, समय गुजरता रहा, अंततः वह घड़ी सामने आ गई जिस घड़ी को बंगाल का विभाजन लागू हो गया 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 या 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। इस घोषणा को लागू कब करा गया? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन को लागू या प्रभावी कर दिया गया और इस तिथि को बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। जिस तिथि को बंगाल को दो भागों में बांटा गया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, इस दिन भारतीयों के द्वारा इसे शोक या फिर काला दिवस के रूप में मनाया गया, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिवस को राखी या रक्षाबंधन के तौर पर मनाया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को राखी भेंट की और अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए वंदे मातरम का गान किया। इसी दौरान टैगोर जी ने गोरा नामक उपन्यास रचा। इस उपन्यास में गोरों अर्थात अंग्रेजों के चरित्र का उल्लेख किया गया। इसी दौरान टैगोर जी ने एक गीत लिखा जिसका नाम आमार सोनार बांग्ला था। आमार सोनार बांग्ला अर्थात हमारा प्यारा बंगला। आगे चलकर आमार सोनार बांग्ला 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनकर उभरा। तो यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये दो चार फैक्ट है जो आप ध्यान रख सकते हैं। आइए बंगाल विभाजन को देखते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में बांटा गया। तो विभाजित बंगाल का स्वरूप क्या था? विभाजित बंगाल को पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बांटा गया। अगर हम पूर्वी बंगाल की बात करें तो इसमें असम प्रांत शामिल था, राजशाही जिला शामिल था, चटगांव शामिल था और ढाका आदि क्षेत्र को मिलाकर पूर्वी बंगाल का गठन किया गया और इसका जो राजनीतिक केंद्र था वो ढाका को बनाया गया। वही पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो इसमें बिहार उड़ीसा को सम्मिलित करते हुए वर्तमान का जो पश्चिम बंगाल है उसे पश्चिम बंगाल कहा गया। तो वर्तमान के पश्चिम बंगाल बिहार उड़ीसा को मिलाकर पश्चिम बंगाल का गठन हुआ और इसका राजनीतिक केंद्र कोलकाता को बनाया गया। तो आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगर आप इस विभाजन पर थोड़ा गौर फरमाएंगे, ध्यान आकर्षित करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो ये विभाजन हुआ है, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम संख्या अधिक है और पश्चिमी बंगाल में हिंदू संख्या अधिक है। तो क्या यह एक धार्मिक विभाजन हुआ या नहीं? आप बताइए। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्या अधिक है और पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुसंख्या अधिक है। क्या यह एक धार्मिक विभाजन हुआ या नहीं? तो इस प्रकार आप पाते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक बताया, वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवाद को दुर्बल करना था और आधार धर्म को बनाया गया और इस प्रकार बंगाल को विभाजित करा गया और बंगाल में जो लोगों की एकता तो उसे खंडित किया गया, हिंदू मुस्लिमों को अलग करा गया, उनको भाषा के आधार पर लड़ाया गया, उनको धर्म के आधार पर लड़ाया जाएगा, उनके बीच फूट डाली जाएगी और राज करो की नीति यहीं से हमें देखने को मिलती है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की बात करेंगे कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भारत के किन किन हिस्सों में व्याप्त हुआ, इसका विस्तार हुआ और किन नेताओं के द्वारा इसको लीड करा गया। तो चार प्रमुख केंद्र ध्यान रखिएगा। कलकत्ता में या फिर बंगाल क्षेत्र में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगर हम दिल्ली के आंदोलन की बात करें तो दिल्ली के आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया, जबकि पंजाब एवं यूपी वाले क्षेत्र में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा
स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। पुणे, बम्बई, पुणे, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य करा। वहीं मद्रास वाले क्षेत्रों में चिदम्बरम पिल्ले और सुब्रमण्यम अय्यर आदि नेताओं ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो आप डेफिनेटली इन 2-4 केंद्रों को ध्यान रखिएगा, ये बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बताइए दिल्ली से स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को किस व्यक्ति के द्वारा लीड करा गया? सैयद हैदर रजा के द्वारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपने क्षेत्र विस्तार को समझा अभी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के। आइए अब इस स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से कौन कौन समुदाय, कौन कौन से लोग विशेष तौर पर जुड़े हुए थे और कौन सा वो वर्ग था जो अभी भी इस आंदोलन से दूर था, समझने का प्रयास करते हैं। इस आंदोलन में जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका अदा करी है वो इस समय महिलाओं एवं छात्रों के द्वारा। महिलाओं एवं छात्रों ने बढ़ चढ़कर पहली बार किसी आंदोलन में, किसी मूवमेंट में अपना योगदान दिया है, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन था। यहां पर हमें पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिसमें महिलाओं ने पूर्ण भागीदारी निभाई है, जिसमें छात्रों ने पूर्ण योगदान दिया है। इससे पहले 1905 से कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं था, 1857 का क्रांति भी नहीं थी जिसमें महिलाओं एवं छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया हो। तो ये पहला मूवमेंट है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, जिसमें महिलाओं के द्वारा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करा गया, छात्रों ने विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करा। यहां तक कि छात्रों ने इस समय एक संगठन भी बनाया था जिसका नाम था डांस सोसाइटी। यहाँ पे छात्रों ने इस समय एक संगठन भी बनाया था जिसका नाम था डांस सोसाइटी। तो डांस सोसाइटी छात्रों का एक संगठन था जिसके संस्थापक सतीश चंद्र मुखर्जी थे। इस डांस सोसाइटी ने स्वदेशी शिक्षा को अपनाने में और विदेशी शिक्षा के बहिष्कार में अहम योगदान दिया है। ये छात्रों का एक ग्रुप था। पूछा जाएगा आपसे डांस सोसाइटी का संबंध कौन से मूवमेंट से रहा है। इसी दौरान अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा स्वदेश एवं बांधव समिति गठित की गई। स्वदेश बांधव समिति ने भी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में खूब बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया, इसका प्रचार प्रसार करा, लोगों को स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से जोड़ने का कार्य करा। तो आप समझ पाए हैं कि महिलाओं, छात्रों की भूमिका रही है, डांस सोसाइटी, स्वदेश बांधव समिति का योगदान रहा है। ये सारे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसी दौरान जब छात्रों की भूमिका इस आंदोलन में बढ़ने लगी तो ब्रिटिश सरकार इससे परेशान हो गई। तो ब्रिटिश सरकार के चीफ सेक्रेटरी, जिनका नाम था कार्लाइल के द्वारा एक आदेश पत्र जारी किया गया जिसे हम कार्लाइल सर्कुलर कहते हैं। कार्लाइल सर्कुलर क्या था? तो कार्लाइल सर्कुलर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी कार्लाइल के द्वारा जारी किया गया एक आदेश था जिसमें कहा गया कि जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं, यदि उनका कोई भी छात्र स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में संलिप्त पाया गया तो हम उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर देंगे और उसे सरकारी फंड देना भी प्रतिबंधित किया जाएगा। इस आदेश को, इस घोषणा पत्र को ही कार्लाइल सर्कुलर कहा गया। तो कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने भी एंटी कार्लाइल सर्कुलर जारी करा, एंटी कार्लाइल सर्कुलर, जिसके तहत इन्होंने कहा कि हम आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का बहिष्कार करते हैं, हम आपकी शिक्षा का भी बहिष्कार करते हैं और हाथ से हम स्वदेशी शिक्षा को प्रमोट करेंगे। ये था एंटी कार्लाइल सर्कुलर, जो कि छात्रों के द्वारा कार्लाइल सर्कुलर घोषणा के विरोध में जारी किया गया। डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कार्लाइल सर्कुलर किस घटना से जुड़ा हुआ था या किस घटना से आधारित था। तो आप समझ पाए कि किन लोगों की यहाँ पर भूमिका रही और किस प्रकार संगठनों ने इसे आगे बढ़ाया। अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें तो इस समय दो वर्ग ऐसे थे जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से दूर रहे। इसमें आपका निम्न तबका था, निम्न तबके से मतलब यहाँ पर किसान एवं मजदूर वर्ग से रहे, और बहुसंख्यक मुस्लिम। किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम अभी भी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से वंचित रहे या फिर दूर रहे, इनकी कोई भागीदारी नहीं रही है, केवल नाम मात्र की रही है, नगण्य, यानी ना के बराबर हम कह सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान कौन सा वर्ग, कौन सा समुदाय ऐसा था जिसने अपनी भागीदारी नहीं दी। जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जहां छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वहीं किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम वर्ग अभी भी इस आंदोलन से वंचित रहे। तो ये आपसे पूछा जाएगा। लेकिन जो वारिसाल के किसान है, वारिसाल आपका बंगाल में पड़ता है,
तो वारिसाल के किसानों ने इस आंदोलन में खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसको नोट के साथ रख लीजिए। जहां एक और किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम वर्ग स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से वंचित रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वारिसाल के किसानों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर योगदान दिया है, जिनका नेतृत्व अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा किया गया। ये आपसे पूछा जाएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप बंगाल विभाजन के स्वरूप को समझ पाए, आप स्वदेशी आंदोलन की स्वरूप, पृष्ठभूमि, उसके विस्तार को समझ पाए। आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि बंगाल विभाजन के पश्चात इस दौरान क्या क्या घटनाक्रम घटा है, कांग्रेस में क्या खलबली मची है, कांग्रेस की राजनीति पर क्या असर पड़ा है, अन्य संप्रदायों पर इसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। हम बात करेंगे 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ। बनारस यूपी में है। 1905 बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस अधिवेशन में सबसे पहले बंगाल विभाजन का विरोध हुआ और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस मंच पे या किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया या फिर उसका समर्थन करा गया। तो ये था बनारस अधिवेशन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। दूसरा अधिवेशन 1906 ईस्वी में कलकत्ता को हुआ। दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का 1906 ईस्वी को कलकत्ता में देखने को मिलता है। इस अधिवेशन में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और यहां पर 4 प्रस्ताव पारित हुए। समझने का प्रयास करें। स्वराज का प्रस्ताव, सेल्फ रूल, स्वदेशी प्रस्ताव, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित होते हैं? कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1906 ईस्वी को, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाने की बात चल रही है, क्योंकि जब विद्यार्थियों ने विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करा तो यहाँ पे ये प्रस्ताव पारित करना पड़ा कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट करना पड़ेगा। और इसी समय 1906 ईस्वी में ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन भी हो जाता है। इसी वर्ष 1906 ईस्वी को ही ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। आइए उसको देखते हैं। वर्ष 1905 से 1910 ईस्वी तक भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड रहे हैं। लॉर्ड कर्जन आया, उसने बंगाल का विभाजन करा और निकल लिया। ये सब कुछ बंगाल विभाजन का जो घटनाक्रम था, ये किसको झेलना पड़ा? लॉर्ड मिंटो को। तो लॉर्ड मिंटो के शासन काल में 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय कहाँ था? ढाका। यानी ढाका में मुस्लिम लीग गठित होती है 1906 ईस्वी को। और इसको गठित करने वाले व्यक्ति कौन थे? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में ढाका में वर्ष 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग का गठन हुआ। लॉर्ड मिंटो के शासन काल में ही अरुणडेल समिति का गठन 1906 में हुआ, जो आगे चलकर बंगाल विभाजन के रद्द करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो आप समझ चुके हैं कि 1906 को कलकत्ता अधिवेशन हुआ और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का गठन हुआ। आइए बात करेंगे 1907 सूरत अधिवेशन। तो 1907 सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। इस सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष रास बिहारी घोष था। रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में यहां पर कांग्रेस के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया स्वदेशियों बहिष्कार आंदोलन के क्षेत्र विस्तार को लेकर। गर्मपंथी दल के नेता चाहते थे कि हम स्वदेशियों बहिष्कार के आंदोलन का क्षेत्र विस्तार करें, इसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया जाए। जबकि उदारवादी या नरमपंथी दल के नेता चाहते थे कि हम केवल इसे बंगाल तक ही सीमित रखें। लिहाजा दोनों धड़ों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गया और अंततः कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है। 1907 ईस्वी। अध्यक्ष रास बिहारी घोष। कांग्रेस 2 भागों में बंटा। एक दल को नरमपंथी या फिर उग्रवादी दल कहते हैं। एक दल को हम नरमपंथी दल कहते हैं और दूसरे को हम गर्मपंथी विचारधारा। नरमपंथी को ही हम उदारवादी कहते हैं और गर्मपंथी को हम उग्रवादी कहते हैं। तो कांग्रेस 2 भागों में बंटा, गर्मपंथी या फिर उग्रवादी दल, नरमपंथी या फिर उदारवादी दल।
उदारवादी नेताओं में आप ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष और फिरोज शाह मेहता। ये आपके उदारवादी नेता या फिर नरमपंथी दल के नेता कहे जाते हैं। वहीं गर्मपंथी दल के नेताओं में या फिर उग्रवादी नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल और आपके अरविंद घोष आदि नेता आपके उग्रवादी या फिर गर्म मिजाज के नेता माने जाते हैं। ये सूरत में दोनों कांग्रेस दो भागों में बंट गया। जैसे ही सूरत विभाजन हुआ, अंग्रेजों को अवसर प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने देखा कि कांग्रेस की राजनीति में इस समय मतभेद चल रहा है, कांग्रेस दो भागों में बंट गया, तो उन्होंने उग्रवादी दल के नेताओं को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया। इसी समय बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर उनको 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। तो जैसे ही कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होनी शुरू हुई, वैसे ही स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया और यह धीरे धीरे कमजोर होने लगा और इसका असर धीरे धीरे कम हो गया और अंततः स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि बंगाल विभाजन का कांग्रेस की राजनीति पर क्या इफेक्ट पड़ा कि कांग्रेस दो भागों में बंट गया, दो विचारधाराओं में बंट गया। जैसे दो विचारधाराओं में कांग्रेस बंटा, वैसे ही स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हुआ। थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे तो 1907 का सूरत अधिवेशन देखा आपने, 1906 कलकत्ता अधिवेशन देखा, 1905 बनारस अधिवेशन देखा, 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग का गठन देखा। अब बात करेंगे 1909 ईस्वी। तो 1909 ईस्वी को भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड मिंटो। और इस समय भारत के जो सचिव हैं, जिनको भारत सेक्रेटरी कहा जाता है, वो है इस समय मार्ले। तो मार्ले और मिंटो के सुझाव से एक अधिनियम पारित हुआ ब्रिटिश संसद से, जिसे मार्ले मिंटे सुधार कहा गया। मार्ले मिंटे सुधार 1909 में बात की गई सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव की। मार्ले मिंटे सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी को बात की गई सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव की। आइए समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा कि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम संख्या अधिक थी और पश्चिम बंगाल में हिंदू संख्या अधिक थी। 1909 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम लाया, जिसमें अलग निर्वाचन की बात की गई और किसके लिए? अलग चुनाव की बात की गई। कौन से समुदाय के लिए? मुस्लिम समुदाय के लिए। यानी पूर्वी बंगाल वाले जो मुस्लिम समुदाय है, इनको कहा गया कि आपके लिए हम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करेंगे, जहां उम्मीदवार भी आपका ही होगा और समर्थक भी आपका ही होगा, वोटर भी आपका होगा, प्रतिनिधि भी आपका होगा। इसे ही सांप्रदायिक चुनाव कहते हैं। संप्रदाय विशेष को एक अलग चुनाव क्षेत्र दिया गया, जहां चुनाव लड़ने वाला भी मुस्लिम होगा और चुनाव में वोट देने वाला भी मुस्लिम होगा। इसे कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। 1909 पार्लियामेंट्री सुधार के तहत लाई गई, जिसका मूल आधार था फूट डालो राज करो। अब जहां मुस्लिम लीग को प्रोत्साहित करा गया, संप्रदाय के आधार पर उसे चुनाव दिया गया, उसे लाभ दिया गया, उसे लालच दिया गया, वहीं कांग्रेस अब इसका विरोध करेगी। और इस प्रकार क्या देखने को मिलेगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य अब यहां से मतभेद देखने को मिलेंगे। तो यही तो था, फूट डालो राज करो, इनको आपस में लड़ाओ, किसी को धर्म के आधार पर, किसी को भाषा के आधार पर, किसी को क्षेत्र और समुदाय के आधार पर, किसी को संप्रदाय के आधार पर। अंग्रेजों की यही तो नीति रही है, इसीलिए वो इतने लंबे समय तक यहाँ पर शासन कर पाए हैं। तो आप सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव की प्रक्रिया को समझ चुके हैं। बात करेंगे 1911 ईस्वी। वर्ष 1911 में भारत के जो वायसराय वो बदल चुके हैं। आप ध्यान देंगे इधर, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे हैं। और इस समय इनके टाइम पीरियड में जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसका नाम था एंड्रयू फ्रेजर, जबकि भारत सचिव इस समय रिजले महोदय है। 3 फैक्ट ध्यान रखना। 1905 से 1910 ईस्वी तक भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड रहे हैं। और इस समय जो भारत का सचिव था, उसका नाम था मार्ले। भारत सचिव मार्ले था और भारत का वायसराय मिंटो सेकंड था। 1910 के पश्चात, यानी 1910 के पश्चात भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बना। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। 1910 से 1916 ईस्वी तक भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। इसी के समय ब्रिटिश ताज जॉर्ज पंचम, लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटिश ताज जॉर्ज पंचम भारत पधारते हैं, ब्रिटेन के महाराजा और उनकी महारानी मेरी। तो महारानी मेरी और महाराजा जॉर्ज पंचम 1911 को भारत पधारे। इनके आगमन पर दिल्ली दरबार लगा
और दिल्ली दरबार में इनका भव्य स्वागत हुआ, ब्रिटिश ताज और ब्रिटिश महारानी का। तो दिल्ली दरबार से ब्रिटिश ताज ने घोषणा करी है, दो प्रमुख घोषणाएं आप ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश ताज ने दो प्रमुख घोषणाएं करी है। इन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, और दूसरा इन्होंने कहा कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से परिवर्तित करके दिल्ली स्थापित की जाए, क्योंकि बंगाल में अब सही नहीं रहेगा। तो ये दो घोषणाएं कौन कर रहा है? ब्रिटिश ताज कर रहा है दिल्ली दरबार के दौरान वर्ष 1911। तो 1911 को ही बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया। कब? 1911। और इस समय जिस समिति का सुझाव लिया गया वो समिति थी जॉर्ज अरुंडेल समिति। जॉर्ज अरुंडेल की अध्यक्षता में लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में अरुंडेल समिति गठित हुई। अरुंडेल समिति के सुझाव पर ही बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया 1911 ईस्वी को। अब आपको समझ में आया होगा पूरा घटनाक्रम। दूसरा, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की बात हुई, घोषणा हुई 1911 को, और राजधानी को 1912 में दिल्ली स्थापित घोषित किया गया, यानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया। अब बात करेंगे जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ, क्या इसके पश्चात बंगाल को एक करा गया? नहीं, बंगाल को एक नहीं करा गया, अपितु उसे और विभाजित किया गया। इसे ही तो बंगाल विभाजन का रद्द होना कहा गया, यानी बंगाल विभाजन को 1911 को रद्द घोषित किया गया। तो रद्द घोषित करने से यह मतलब था कि अब बंगाल को नए सिरे से विभाजित किया जाए, और इसके पश्चात यहाँ से पश्चिम बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करा गया, और पूर्वी बंगाल से असम प्रांत को स्वतंत्र करा गया, और बाकी आपका बंगाल क्षेत्र रह गया। यही था बंगाल विभाजन का रद्द होना। तो आपने अभी तक जो घटनाक्रम समझा है वो पूरा बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग के गठन, कांग्रेस के विभाजन, सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव के घटनाक्रम से लेकर दिल्ली दरबार तक के घटनाक्रम को अभी तक आपने समझा। अब उस व्यक्ति का मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो महत्वपूर्ण है, H.W. नेविन्सन। H.W. नेविन्सन, हेनरी वुड नेविन्सन। हेनरी वुड नेविन्सन एक ब्रिटिश पत्रकार है जो भारत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से जुड़ा हुआ था, और इसकी एक पुस्तक है, इसकी एक पत्रिका, मतलब ये रिपोर्टर था। तो इसने जो रिपोर्टरों का जो भी इसकी पत्रिकाएं थी, उन सभी पत्रिकाओं से मिलकर इसने एक पुस्तक का निर्माण करा जिसका नाम था द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया किसकी पुस्तक है? H.W. नेविन्सन, जो कि एक ब्रिटिश पत्रकार है। ये स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से जुड़े हुए थे। आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कि कौन सा ब्रिटिश पत्रकार भारत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से जुड़ा हुआ था? H.W. नेविन्सन। ये वही ब्रिटिश पत्रकार है जिसने 1907 ईस्वी को कांग्रेस का सूरत विभाजन अपने आंखों से देखा। अधिवेशनों में मैंने इसका जिक्र करा था। तो इसने 1907 को कांग्रेस का सूरत में जिस प्रकार लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर कांग्रेस दो भागों में बंटा, इसने अपने आंखों से देखा है। वहीं यह भारत में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था। तो ये अंतिम फैक्ट था इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद करता हूं कि आज का जो बंगाल विभाजन था, अगर आप प्रीवियस ईयर एक बार प्रश्न उठाकर देखोगे तो आपको यहाँ से इस टॉपिक से भर भर कर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर सारी बातों को डिस्कस करा गया है। दो बातें और समझ लीजिए। जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय, मतलब बंगाल विभाजन के समय जो भारत था, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, लेकिन जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था एंड्रयू फ्रेजर। जब बंगाल विभाजित हुआ तो इस पूर्वी बंगाल के लिए भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर घोषित करा गया जिसका नाम था ब्रेमफील्ड फुलर। ध्यान रखना, बंगाल विभाजन के पश्चात इस पूर्वी बंगाल के लिए भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर घोषित करा गया, और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम था ब्रेमफील्ड फ्यूलर। तो ब्रेमफील्ड फ्यूलर पूर्वी बंगाल का गवर्नर बनाया गया विभाजन के पश्चात। और इसी समय की एक और घटना है, स्किप हो गया था। जब 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ रही थी तो लॉर्ड हार्डिंग इस समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के काफिले पर चांदनी चौक में एक बम धमाका किया गया, और इस बम धमाके का मुख्य जो नेतृत्व करता था वो थे रास बिहारी बोस। ध्यान रखना,
रास बिहारी बोस। रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि एक नरमपंथी दल के नेता हैं, जबकि रास बिहारी बोस ये एक क्रांतिकारी नेता हैं। रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र की तरह एक क्रांतिकारी नेता हैं। इन्होंने ही देहरादून के एफआरआई में एक प्लानिंग बनाया, एक योजना बनाई थी लॉर्ड हार्डिंग को बम से उड़ाने की। कहां पर बैठ के? एफआरआई देहरादून में। वहां पर एक कर्मचारी के तौर पर कार्य करते थे और इनके साथ दूसरे व्यक्ति थे सचिंद्र नाथ सान्याल। तो सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस के द्वारा देहरादून के एफआरआई में बैठकर लॉर्ड हार्डिंग को बम से उड़ाने की योजना बनाई जाती है, जिस समय लॉर्ड हार्डिंग कलकत्ता से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे अपने काफिले के साथ। तो इन्होंने प्रयास तो करा, जिन व्यक्तियों के नेतृत्व में ये बम कांड हुआ है उन व्यक्तियों ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम तो फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से लॉर्ड हार्डिंग बच गया, वह केवल घायल हुआ था। अंततः जो उस बम कांड में सम्मिलित थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। अब उन चारों व्यक्तियों के नाम ध्यान रखना। बाल मुकुंद, बाल मुकुंद हो गए, अवध बिहारी हो गए, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, बसंत विश्वास और अमीरचंद। बाल मुकुंद, अवध बिहारी, बसंत विहार और अमीरचंद, ये चार लोगों को गिरफ्तार करा गया। इन चारों पे जो मुकदमा चलाया गया उसे दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता। दिल्ली बम षड्यंत्र केस। कौन सा मुकदमा चला? दिल्ली बम षड्यंत्र केस। किस पर? बाल मुकुंद, अवध बिहारी, अमीरचंद और बसंत विश्वास। इन चारों को दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दे दी गई। तो आपसे पूछा जाता कि दिल्ली षड्यंत्र केस के दौरान किन लोगों को फांसी दी गई, तो इनके नाम पूछे जाते, इसीलिए इनको ध्यान रखना। तो ये था आपका बंगाल विभाजन के संबंध में टॉपिक, जिसमें बहुत सारे तथ्य थे, बहुत सारे फैक्टरों को सम्मिलित करके आपके सामने एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करा है। जब आप इस पूरे वीडियो का आप अच्छे से वॉच करोगे तो डेफिनेटली आपकी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस घटनाक्रम को यहीं पर विराम देंगे। पुनः एक और घटना के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी।